नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम देश देशांतर। आज हम देश देशांतर में बात करेंगे स्टार्टअप्स की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। नया दशक भारत के भीतर नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्माण के लिए है और ये समय भारत के प्रभाव को दुनिया भर में फैलाने के लिए एकदम सही है। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो स्टार्टअप कल्चर है उसको एमएनसीज तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से जो बहुराष्ट्रीय, जो देसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको बनाने की ज़रूरत है और उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की नीतियां हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उन सबसे आपको मैं मिलवाता हूं। हमारे साथ पंखुड़ी दत्त हैं जो कि नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ सिद्धार्था हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं और हमारे साथ आशुतोष चौधरी भी जुड़े हुए हैं जो कि को फाउंडर हैं उन्नति ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के। ये एक स्टार्टअप है जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है। आप सबका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। और सिद्धार्थ, आपसे शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो दशक है ये भारतीय स्टार्टअप्स का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तब्दील होने का दशक होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री का कहना था यह था कि अभी हमारे देश में पिछले वर्ष में लगभग 11, जहां तक मुझे याद है, 11 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बने, यानी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हुई। और यह स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में ही जिन्होंने अपना कारोबार चालू किया है और एक जो उनमें निवेश हुआ है वह काफी तेज रफ्तार से हुआ है और जैसे जैसे निवेश हुआ है उनकी वैल्यूएशन बढ़ती गई है। तो शेयर होल्डर्स के लिए काफी वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया है। प्रधानमंत्री का मानना यह है कि यह स्टार्टअप जो कि शुरुआती दौर में भारत के मार्केट पर ही फोकस करके चल रहे हैं, अब वह समय आ गया है कि इनको विश्व स्तरीय कंपनियों में तब्दील की जाए। अब वह जो है भारत से बाहर अपने पैर फैलाएं और उस जगह पर वह एक अपना वहां विश्व बाजार में अपनी पकड़ बनाए और वहां के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करें। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना सिर्फ स्टार्टअप्स पे ही सीमित नहीं है। उनका मानना यह भी है कि भारतीय कंपनियां विदेश बाजार में जाएं और यह चीज पिछले काफी सालों से होती आ रही है। उसका फायदा जो पहले जो कंपनियां गई हैं उसका फायदा नई कंपनियों को भी होगा, क्योंकि एक ब्रांड इंडिया जो है एक बन के खड़ा हो गया है। भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में लोग पहचानते हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बिरला की कंपनियां हों, जो कि विदेशी बाजार में काफी विदेशी कंपनियों को खरीद के वहां पर अपना, जैसे जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा गया हो, चाहे अन्य कंपनियों को खरीदा गया हो। भारतीय जो दवा की कंपनियां हैं उन्होंने अपना एक अहम स्थान बना लिया है विदेशी बाजार में, चाहे वो एड्स की दवाइयां हो, चाहे अन्य वैक्सीन के साथ हो। तो प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो ये उनके आत्मनिर्भर भारत का जो सारा पैकेज है उसमें भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने जैसा पहले कहा है कि जो हमारी कंपनियां हैं वो सिर्फ भारतीय मार्केट के लिए बनाए बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बनाए। तो मेरे ख्याल से उसी कड़ी में यह स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। जी जी बिल्कुल, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो या फिर ये जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीधे तौर पर ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश है, जैसे सिद्धार्थ बता रहे थे। पंखुड़ी, आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर हम इन सब एम्स की बात करें, इन सब गोल्स की बात करें, जिस तरह से एक जो भारतीय कंपनियां हैं उनको वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनानी होगी और उसके लिए एक बड़ी पहल करनी होगी, उसी दिशा में अगर नीतियों की बात करें तो जो नीतिगत रवैया है या फिर जो नीतियां, अलग अलग पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, उनके नज़रिए से देखें तो ये कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो इंडस्ट्री है उसको या फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको, ताकि उनको बढ़ावा मिले और वो अपने साथ भारत का नाम भी बाहर रोशन कर पाएं।
पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो कुछ ही दिन पहले ही खबर आई थी कि जिन स्टेट्स ने स्टार्टअप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टेट्स में, वो एडिशनल फाइनेंस भी रेज कर सकते हैं। ये प्रोविजन मई में आया था। तो सरकार पॉलिसी बना रही है ताकि लोग स्टेट्स भी कंप्लाई करें स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को हेल्प करने में। जहाँ तक पीएम मोदी का सवाल है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने संबलपुर में जो आईएम खुल रहा है वहाँ पे ये स्पीच दिया और वो कह रहे थे कि आजकल जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए ताकि लोग टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी बिजनेस कर सकें। तो वो इकोसिस्टम के लिए यूनिवर्सिटीज़ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो R&D फंड्स अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास एकेडमिया के पास वो बैकग्राउंड होता है ताकि वो इंक्यूबेशन दे सके किसी नई कंपनी को, या तो उनको हैंड होल्डिंग कर सके। तो जैसे संबलपुर में हमारा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, अब वहाँ पे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन खुल रहा है। तो इस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जहाँ बच्चे पढ़ भी सकते हैं और साथ में बिजनेस आइडियाज को इंक्यूबेशन सेंटर्स या मैनेजमेंट स्कूल्स के थ्रू मदद लेकर आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ये पूरी होलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाने वाली बात की है, एंड उसी चीज़ के बारे में उसको फिर उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करें कि अगले आने वाले दशक में कैसे ये स्टार्टअप जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आएंगे वो आगे बिजनेस को लेके जाएंगे ग्लोबली। जी जी, अब मैं इस पर आशुतोष चौधरी को भी लाना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, युवा व्यवसायी हैं, एक स्टार्टअप आपने शुरू किया है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं स्टार्टअप से एमएनसी तक का सफ़र, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का सफ़र, और ये जो दशक है वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का होना चाहिए। पहला सवाल तो ये कि आपके नज़रिए से कितना आसान या कितना मुश्किल ये जो टारगेट है वो लगता है, और दूसरा, जिस तरह पंखुड़ी बता रही थी, नीतियां जो हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को या फिर एक एमएनसी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां हैं, उन पर आप एक युवा व्यवसायी के तरीके से किस तरह से देखते हैं उसको? जो नीति आई हैं, जो पॉलिसी आई हैं, उनसे बहुत कुछ एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प मिली है। ईज ऑफ बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, इन सब से बहुत हेल्प मिली है। अब पहले स्टार्टिंग में स्टार्टअप में स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता था, कैसे उसका पहले हम कंप्लाइंस पे ध्यान दें, टैक्सेशन का इशू आएगा, बट जो बेसिक आइडिया और स्टार्टअप प्रॉब्लम सोल्व करना था उस पर फोकस डाइवर्ट होने लगता था। ये स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी से कितना उसे ईज हो गया बिजनेस। सेकंड, उसमें जो मेन जो एक स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का नीड होता है, वो स्टार्टअप इंडिया ने हेल्प किया है। और जो प्रोत्साहन जो मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी से मिलता है, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है। अब हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये अब हमारा जो स्टार्टअप है वो पैन इंडिया नहीं, अब हम उसे अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक अदर कंट्री में लेके जा सकते हैं और एक मल्टीनेशनल स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें जस्ट बस एक ही जो हमें लगता है स्टार्टअप एज ए जो आएगा, और जो हमारा ईज ऑफ फंड्स और जो उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, एमएनसी बनाने के लिए सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होता है, और जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जो बड़ा राउंड ऑफ फंड। जैसे अभी कुछ हाल फिलहाल में पेटीएम ने भी बड़े फंड्स के लिए उन्होंने वर्कशेयर हैथवे और वॉरेन बफेट के वहाँ से भी फंड्स लिए। हमारे नोएडा के पेटीएम ने उसको एक इतने बड़े लेवल पे उन्हें भी वो किया है। और लास्ट कुछ सालों में दिखा कि बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत सारा ट्रस्ट आया है इंडिया। लेकिन ये सारी इनिशिएटिव्स के बाद मुझे लगता है कि हमारा ये मल्टीनेशनल बनाने के लिए हमें जो नेक्स्ट लेवल पर जाना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। एक इतना सपोर्ट मिलेगा कि हम नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। जी जी, सिद्धार्थ, आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर। जिस तरह से एक इकोसिस्टम की बात कर रही थी पंखुड़ी भी, और आशुतोष जो कह रहे हैं कि कई ऐसी स्कीम्स हैं, कई ऐसी नीतियां हैं जिनका फ़ायदा ज़रूर मिला आशुतोष जैसे जो युवा व्यवसायी हैं उनको, जो वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप शुरू किए, वो अलग अलग स्टेज में ज़रूर होंगे। लेकिन सिद्धार्थ, आप लगातार इस पर नज़र बनाए रखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल आपको लगता है ये जो जिसे कहा जाए टारगेट है कि इस दशक के दौरान हमको भारत की जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या बाकी छोटी कंपनियां हों, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तौर पर बढ़ावा देना है? देखिए, जो हमारे यहाँ जो व्यवसाय करने की जो सारी व्यवस्था है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भले ही इम्प्रूव हुआ हो, काफी उसमें हमने काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन काफी सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिसपे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसा आशुतोष जी बता रहे हैं, जो कैपिटल है, पूंजी है, वो अभी भी हम देशी प्राइवेट इक्विटी पर या पे निर्भर है। यदि आप कोई भी हमारे बड़े जिनको यूनिकॉर्न देख लें, वह देखेंगे तो वह मतलब गिने चुने, जो चाहे वो सॉफ्ट बैंक हो, चाहे सेक्वा हो, इस प्रकार की जो विदेशी पूंजी है उसकी बदौलत बढ़े हैं। हमारे यहाँ कोई भी वेंचर कैपिटल कंपनी या प्राइवेट इक्विटी कंपनी बड़ी नहीं है। जो है वह सरकारी क्षेत्र में 2-4 हैं, सो वो आई हैं। अगर आप रिलायंस को भी देखें, जब रिलायंस को भी पैसे उठाने थे तो उन्होंने विदेशी पूंजी पे जियो के लिए उन्होंने विदेश से पैसे उठाए। हमारे यहाँ ऐसे पूंजी नहीं है, और ये एक बड़े लेवल, बहुत ही बड़ा फंड की आवश्यकता है ये। और भारत सरकार 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 करोड़ देगी, उससे नहीं होगा। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, और जैसे जैसे हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे कंपनियां बढ़ेंगी, इस पूंजी की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो हमारी टैक्स की नीति है। यदि आप देखें तो हमारी काफी कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं, वह भले ही भारत में चालू होती हैं, वह विदेश में जाके रजिस्टर करती हैं, क्योंकि चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे दूसरी जगह हो, क्योंकि वहां पर जो टैक्स के दर हैं वो बहुत कम है। तो अगर आपको और कंपेटिटिव होने के लिए किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को कंपेटिटिव होने के लिए एक टैक्स रेट लो होने की आवश्यकता है। चाहे आपने 15% किया हो, लेकिन कई देशों में वो 1% पे टैक्स पर जा रही हैं। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों ने इस पे अभी हाल फिलहाल में इस पे काफी चर्चा हुई है। पूंजी हो गया, आपका टैक्स की दर हो गई, अब जो आपका सारा जो लीगल सिस्टम है, इसमें एक बार केस फंस गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इस पे बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है आने वाले दिन में। जी पंखुड़ी, कई महत्वपूर्ण पहलू सिद्धार्थ ने बताए, और आशुतोष ने भी जिस तरह से जिक्र किया, खासतौर पे पूंजी निवेश और जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाते हैं जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ग्रोथ की या छोटी कंपनियों के ग्रोथ की। तो आपके नज़रिए से क्या, जिस तरह से सिद्धार्थ कह रहे हैं कि कुछ और बदलाव लाने की ज़रूरत है, और किस तरह से वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात है, वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत में भी ये है कि आप इंडिया में इंडियन लोग इंडियन चीज़ें यूज़ करके बनाएं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है तो वो कंट्री के लिए एक अच्छा सिग्नल है कि आप बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री को ट्रस्ट करते हैं अपना पैसा यहाँ डालने में। और अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी कंपेयर करें ये ग्रेट लॉकडाउन से, तो उसमें भी इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसे अगर जा रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है ग्लोबली कि आपकी कंट्री स्टेबल है, आप पैसा नहीं लूज करेंगे। टैक्स रेट्स की जहाँ तक बात है, तो पिछले साल भी FM मैम ने अनाउंस किए थे टैक्स रिफॉर्म्स, जो कि कुछ हद तक काम आ रहे हैं। आगे चल के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी भी इंडिया 3rd मोस्ट ल्यूक्रेटिव मार्केट माना जा रहा है स्टार्टअप बिजनेस के लिए, और लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी कंपनीज ने लेवरेज किया और पिवट किया अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, ताकि सर्वाइव कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता है, जो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी एनवायरनमेंट स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में अच्छा माना जाता है। जी बिल्कुल। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें कई सारे प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को, जो युवा व्यवसायी है, उनको मिल रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा, और जो मैंने पहले सवाल पूछा था वो उसको अगर दूसरे नज़रिए से देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप स्वयं एक युवा व्यवसायी हैं, ये सपना ज़रूर आपका भी होगा कि जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि अब इंडियन मार्केट के अलावा जो ग्लोबल मार्केट है, जो विश्व स्तर है, उस पर अपनी पहचान बनाई जाए, तो कितना आसान या कितना मुश्किल आपको ये रास्ता दिखाई देता है? हाँ, तो मुश्किल रास्ता तो है, लेकिन जैसे हमने बताया कुछ चैलेंजेस हमारे साथ आते हैं, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी उन्हें के युवाओं को, जो उन्हें
नए नए स्टार्टअप लेके जो कि मल्टीनेशनल बन पाए। तो उस वहां पर अगर देखा जाए बहुत से युवाओं के पास, उनमें बहुत टैलेंटेड युवा हैं हमारे देश में, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा है, कोरोना टाइम में बहुत बहुत ऐसे आइडियाज आपने देखे हैं युवाओं के, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया, इतने नंबर्स आए। बट उनके साथ बहुत सारी चैलेंजेस ये आते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले, जैसे गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, जैसे कंप्लायंसेस को देखना, टैक्सेशन को देखना, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ वो उतना कुछ वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते, और वो सारे एडवाइजर्स, फिर कंसल्टिंग फीस, और उनके साथ वो उनमें एंटेंगल्स हो जाते हैं, उनमें फंसे रहते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, और इंस्टेड ऑफ उनका फोकस जो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उसमें नहीं जाता। तो पहला चैलेंज तो ये है, तो वो एक है, अगर टीयर 1 और टीयर 2 कंपनीज में और टीयर 3 सिटीज में जाएं अगर हम, तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को ये थोड़ा ईज मिलना चाहिए, अगर उनका फुल फोकस उस पे हो। सेकंड, कैपिटल का वो है, मोस्टली बिग कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे अभी भी रिलाई करते हैं, सॉफ्ट बैंक हो जैसे उन्होंने बताया, इन्हीं पर ज्यादा रिलाई करते हैं। उससे थोड़ा अगर वो हमारी खुद के देश में इतना बड़ा कोई ऐसा वेंचर कैपिटल और इस टाइप के हो, फंड्स अवेलेबल हो, तो कंट्री का डोमेस्टिक और खुद का जो स्टॉक मार्केट इस लेवल पे जाएगा, इकोनॉमी में इतना रन पे आएगा, बिकॉज वो खुद का इकोनॉमी इतना रोटेट करेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस आउटफ्लो भी हो जाता है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं तो वो फिर मनी विड्रॉ होता है, मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, अल्टीमेटली फिर टैक्सेशन पे भी, गवर्नमेंट पे, तो वो एक पूरा साइकिल है, इम्पैक्ट करता है। तो वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से वो इतना चैलेंजिंग है अभी, बट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से सपोर्ट मिलता है, बट अभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंज है। इवन टीयर 1 में जो नॉलेजेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छे आईआईएम्स हैं, वो मैनेजमेंट वो सब ठीक है, उनके लिए बहुत नॉलेज है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जाने के लिए वहां से स्टार्टअप लेकर आने के, बिकॉज हमारे कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, उस स्पेस में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे जो यंग हैं और उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बट वो ईज ऑफ बिजनेस के वजह से उन्हें सपोज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसेस भी है, वो उसमें स्ट्रगल करते हैं जी। तो वो टीयर 2 3 सिटीज के लिए एक चैलेंज है, वहां से एंटरप्रेन्योर आना और जो कि एक एमएनसी के लेवल तक जाना, तो वो एक इजी पार्ट नहीं, चैलेंजिंग पार्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आशुतोष ने, और इस पर आपको लाना चाहूँगा, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है जैसा हम बार बार देखते हैं, और जिस तरह के नए नए युवा व्यवसायी अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे एग्रीकल्चर जिस तरह से आशुतोष कह रहे थे, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स में भी सामने आ रहे हैं। तो जो छोटे शहर हैं जिन्हें हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ कहते हैं, प्रधानमंत्री भी स्वयं कह रहे थे, उन पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी हाँ, यदि वो छोटे जगहों से आए, जितने हमारे स्टार्टअप आए हैं, वो एक कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो एक जरूरत थी जिसको वो पूरा करने के लिए आए हैं। जैसे एक बस की टिकट लेने में समस्या हुई तो एक रेड बस की उत्पत्ति हो गई, चाहे वह जब ई कॉमर्स शुरुआत हुआ था तो उस तरीके से फ्लिपकार्ट आ गया। इस तरीके से काफी सारे जो हैं मतलब जरूरत को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स उभरे हैं। जो हालांकि यह छोटे शहरों पे भी फोकस करते हैं, लेकिन यदि वह एंटरप्रेन्योर छोटे शहर से आ रहा हो तो वहां की जरूरतों को, वहां के रिसोर्सेज को वो ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसा आशुतोष जी बता रहे हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में यदि स्टार्टअप्स आए और प्रोसेसिंग हो, चाहे मार्केट से कनेक्टिविटी हो, वह उसको ज्यादा अच्छी तरीके से करें, तो क्यों नहीं। एक जो चीज है हमारे यहाँ, वह एक माइंडसेट का विषय है कि यदि कोई व्यवसाय चला नहीं तो वो व्यवसायी को एक दूसरी तरीके से देखते हैं। तो वह चीज अब वो धीरे धीरे बदल रही है, पर उसको जल्दी वो एक माइंडसेट चेंज की आवश्यकता जो है, थोड़ी उसको स्पीड अप करने की आवश्यकता है। और वह जो है हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी जो है
वो चेंज होने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, जैसे एमएसएमई के लिए वो जो एंटरप्रेन्योर है उसको वो दोबारा वो आ सकता है, अपनी कंपनी दोबारा खरीद सकता है। तो इस तरह की चीजों को करने से निश्चित रूप से फायदा होगा। जी बिल्कुल। पंखुड़ी, आप का विचार इस पर, खासतौर पे छोटे शहरों पर और फोकस करने की ज़रूरत, और एलाइड सेक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को ही लीजिए, इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें, ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए नई नई चीज़ों को, नए नए तरीकों को, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईजाद किया जा सकता है। जी, I'll start with जो अभी जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, 2018-2019 में जो यूनिकॉर्न कंपनीज थी, उन्होंने 2007-8 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज अगर हम लोग देखें तो जो आज जो कंपनी जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज से स्टार्ट होंगी, उनको भी अगर हम इस तरह से 5 या 10 साल का एक पॉलिसी सपोर्ट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट दें और ऐसा एक इकोसिस्टम दें ताकि वो ग्रो कर सकें, तो ये पॉसिबल है कि वो भी ग्लोबल सेक्टर पे काम कर सकें। स्पेशली इंपॉर्टेंट है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए, क्योंकि ये एलाइड सेक्टर्स में यूजुअली इनके बिजनेसेस होते हैं। एग्रीकल्चर में हो गए, टेक्सटाइल्स में हो गए, एमएसएमई साइड के एमएसएमई बिजनेसेस जो होते हैं, स्मॉलर एंसिलरी यूनिट्स हो गए। तो ये सारे जो बिजनेसेस हो रहे हैं, ये टियर 2 टियर 3 सिटीज से आ रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में जैसे नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, और वो आशुतोष जी जो बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की, उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो जितनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज की, उनको भी नहीं पता होता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, तो वो इंफॉर्मेशन देती है ये प्लेटफॉर्म की, उनके क्षेत्र में जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं उन लोगों से कनेक्ट कराती है। तो इस तरह से अगर हम लोग एनवायरनमेंट बनाएं टियर 2 और 3 सिटीज़ के लिए, तो आज जो टियर 1 सिटीज़ के जो स्टार्टअप्स जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ भी पहुँच सकते हैं 2 और 3 के। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंखुड़ी, और सिद्धार्थ आपका भी धन्यवाद, आशुतोष आपका भी अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब की तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी आपको, जो स्टार्टअप से बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने तक का जो सफ़र है, जो चुनौतीपूर्ण सफ़र जिसे आपने अभी कहा, उस पर आपको सफलता मिले, उसको लेकर हमारी तरफ से शुभकामनाएं एक बार फिर। और ये थी बात स्टार्टअप से एमएनसी तक के सफ़र की, यानी कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो दशक है वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का होना चाहिए, और इसको लेकर सरकार की तरफ से नीतियां बनाई जा रही हैं, नए नए युवा व्यवसायी उभर कर सामने आ रहे हैं। हर लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ चुनौतियां ज़रूर होती हैं, और इसमें भी चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन हमारे युवा व्यवसायी और हमारी सरकार एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो शायद उन चुनौतियों पर हम विजय पाएं, और ये जो स्टार्टअप से एमएनसी का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। धन्यवाद।